पता नहीं यार, बाद में लिख लोगे। पहले के भी बने। 80G हुआ था, डबल जी नहीं हुआ था। 80G वो डोनेशन वाला था आपका, लिस्ट ए लिस्ट भी। क्या दोस्त? हाँ, 80 डबल जी। सुनिएगा, देखो जी बात ऐसी है, प्लेस ऑफ सप्लाई आज हो गया तो ठीक है, नहीं तो आधा घंटा तो बुलाऊंगा। थोड़ा एडजस्ट तो आपका भी बनता है थोड़ा। आधा घंटा का? हाँ वो अभी आधा घंटा एक घंटा। आधा अगर यही हो गया तो सही है, पर आज प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म कर। आधा घंटा बाद ही नहीं देखेंगे अभी कितना टाइम, 3:30 ऑडिट कितने बजे? जब आपका खत्म 3:30 है ना? और है। हो रहे? चलिए आइए, अभी तो सही है, फिर 1.5 से 2.5 घंटा है मेरे पास। हाँ हाँ सही है। 80 डबल जी। एक बात बताइए, आप में से कोई बच्चा जो रेंट पे रहता है? आप रेंट पे रहते हो, वेरी गुड, आप भी रेंट पे रह रहे हो। आप रेंट देते हो, आपको कोई डिडक्शन मिलती? पर आपने, अगर एक इंसान रेंट पे रहता है तो आपने कहीं पे तो कोई ना कोई एग्जेम्पशन पढ़ी है जिंदगी में। HRA और RFA भी होता था, फ्री में मिलता था, बट HRA वो स्पेसिफिक। यानी कि HRA अगर मैं बोलूं, क्या मैं कह सकता हूं एक एम्प्लॉय है, अगर वो एम्प्लॉय को HRA मिलता है और अगर वो रेंट देता है, तो आपको याद दिला दूं 1013A में उसको एग्जेम्पशन मिलती है। ये बात आपको याद है? बट अगर आपका अपना बिजनेस है तो, आपका अपना बिजनेस है, यू आर स्टेइंग इन ए रेंटेड एकोमोडेशन, यू आर पेइंग रेंट, क्या कोई बेनिफिट मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, ये तो गलत बात है। यानी कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप किराया देते हो तो सिर्फ और सिर्फ तब है कि अगर तुम एम्प्लॉय हो तो। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा भी हो सकता है? अच्छा तो एक समझना, क्या इस बंदे को 80 डबल जी मिलेगा? आंसर इज, अगर भाई तुझे HRA का एग्जामिशन मिल गया तो यहाँ क्यों आ रहा है भाई? आगे सुनिए, एक एम्प्लॉई है, उसको HRA मिल रहा है, चलो ऐसा कर लो ना, उसको HRA नहीं मिल रहा, कंपनी नहीं देती HRA, रेंट पे करता है, एग्जामिशन मिलेगी उसे? ऑब्वियसली नॉट, पहले आपको वो पैसा मिलना चाहिए तब वो एग्जाम्प्ट होता है, ये तो बेसिक बात। तो उसे एग्जामिशन नहीं मिली, क्या उसे 80 डबल जी की डिडक्शन मिल जाएगी? मिल, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको HRA का बेनिफिट मिल चुका है, तो आपके लिए नहीं है, उसके अलावा कोई भी इंसान है, चाहे आप नौकरी करो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको 80 डबल जी की डिडक्शन मिल सकती है। एग्जैक्टली, आगे सुनिएगा, एक एम्प्लॉय है, उसे HRA मिल रहा है, बट लेट्स सपोज ही इज नॉट पेइंग रेंट। HRA मिलता है बट मैं किराए पे रहता ही नहीं भाई, तो क्या उसे एग्जेम्पशन मिली होगी? 80 डबल जी, हाँ सॉरी, नहीं मिली भाई, जब तू रेंट नहीं दे रहा तो क्या बात की डिडक्शन? समझ रहे हो सर? HRA मिल रहा है, रेंट भी दे रहा हूं, एग्जेम्पशन मिली मैंने, क्या 80G मिल जाए? ले दे के बात इतनी है, या तो तुम्हें HRA का बेनिफिट मिल गया तो वहां बताना, नहीं मिला तो आ जाओ। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? तो बात इतनी है जी, इसको डिडक्शन मिल रही है, डिडक्शन इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट। अगर आप रेंट पे करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि आप एक ऐसे इंडिविजुअल होने चाहिए, ही मस्ट नॉट बी रिसीविंग HRA और RFA, मतलब आपको HRA और RFA की एग्जेम्पशन नहीं मिली होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप नौकरी करते हो, मिल जाएगी आप। यहां तक क्लियर है? पहले आगे सुनिएगा, डिडक्शन निकालने के लिए 3 लिमिट्स है बच्चे। ये सबसे नीचे लिखा होता है, वैसे लिमिट का कोई ऐसा वो नहीं होता, बट मैं पहले ये वाली बोल रहा हूं, रेंट पेड -10% ऑफ
कुछ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एडजस्टेड जीटीआई लिख दो। एडजस्टेड जीटीआई का मतलब जीटीआई माइनस सारा का सारा 6 है, लेकिन कौन सा माइनस नहीं करोगे भाई? जो निकाल रहे हो वो कैसे माइनस कर दोगे? ठीक है ना? तो लिमिट नंबर बी क्या हो गई? वॉट एवर रेंट यू आर पेइंग -10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। 5,000 रुपीज फर्स्ट लिमिट जो है, दैट इज पर मंथ। नॉट बैड, यानी कि 60,000 रुपए की डिडक्शन छिपी है इसके पीछे। और अगर आप 30% पे हो तो 60,000 का 30% 18,000 का बेनिफिट तो छिपा हुआ। और तीसरी लिमिट क्या है बच्चे? 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, एडजस्टेड जीटीआई वैसे एडजस्टेड टोटल इनकम चेंज कर दूं इसको, एडजस्टेड टोटल इनकम होता है बच्चे। ऐसे ये भी एडजस्टेड टोटल इनकम, जो इन तीनों में से लेस होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेट सपोज आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो 40,000 रुपये महीना पे कर रहे हैं, तो रेंट पेड अगर 40,000 रुपये महीना है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4,80,000। 40,000 इंटू 12, 4,80,000 -10% ऑफ, अगर मैं तुम्हें एटीआई बोल दूं 10 लाख, 10% ऑफ 10 लाख करोगे फिर 1 लाख, और इधर कितना था? 480, तो लिमिट क्या आ गई? 3,80,000। नीचे वाला क्या है? एटीआई कितना था मेरा? 10 लाख, उसका 25% 2.5 लाख, और ये वाली लिमिट क्या है? तो आपको 60,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। सरकार का मतलब है 60 से ऊपर थोड़ा ना दे दूंगा डिडक्शन। क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। बस सरकार ये कह रही है, ये जो इंडिविजुअल है ऐसा नहीं होना चाहिए डिडक्शन के लिए। सर मेरा अपने पास तो एक घर है, पर मैंने उसको किराए पे चढ़ा दिया और खुद किराए पे रह रहा हूँ, सरकार को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तो किराए पे रहता हूँ, मुझे डिडक्शन दो। आप जिस जगह रहते हो ना, उस स्टेट में आपका घर नहीं होना चाहिए, आपकी वाइफ का घर नहीं होना चाहिए, और आपके बच्चों का घर नहीं होना चाहिए। करते हैं तो इतना सरकार को पता ही नहीं लगेगा। पता लगा कि आप सपोज करो, आप कह रहे हो सर मैं रेंट पे रहता हूँ छतरपुर में, मैंने कहा घर है हाँ करोल बाग में है, तो फिर मैं तेरे तुझे रेंट दे रहा हूँ उसके डिडक्शन, समझ रहे? पर वो जब तक पता लगेगा, किसको पता लगेगा? उस सिटी के अंदर। ठीक है, दूसरी जगह है, ठीक है, तो होगा ही। ठीक है ना, वो चीज। एनीवेज दिखते बच्चे एक बार तो मिल जाए। इंडिविजुअल शुड नॉट हैव एनी हाउस इन हिज नेम और स्पाउस नेम और माइनर चाइल्ड नेम, इनके नाम पे घर नहीं होना चाहिए, और इन द नेम ऑफ HUF of which he is a member at a place of his duty। हम्म। हाँ, क्योंकि अगर उधर से ही उसे किराए पे ले रहा है तो वो, ठीक है ना। assessee may have a house at any other place but it should not be self occupied। इसका कुछ नहीं करना है, कंडीशन ही हटा दो, कुछ भी नहीं। आपको इससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं लगाना, बस आपको इतना ध्यान रखना था कि हाँ सर, मतलब हम किराए पर अगर हैं तो मेरा उस सिटी के अंदर मेरे नाम पे घर नहीं होना चाहिए। बताइए, क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छी बात है। एडजस्टेड टोटल इनकम निकलती कैसे है वो लिखा हुआ है बच्चे। है जी। हम्म। लिख लिया।
ऑल क्लियर टिल हियर? चलिए, वेरी गुड। वैसे एडजस्टेड टोटल इनकम में ना, एक बार मैं आपको इसको भी लिखना मत, ये सब ना माइनस जनरली होता है, पर इस सेक्शन में नहीं लिखा हुआ था। अभी आप ये लिख लो, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम ये सेम ही वही है जो हमने 80G में लिखा था। हाँ जी, हाँ हाँ, लिख लिया साहब? वेरी गुड। तो आइए, हेडिंग डालिएगा 80JJA बढ़िया नाम है इसका। JJA। उल्टे उल्टे नहीं है मैडम, अच्छे हैं। सारे सेक्शन याद हो गए बच्चों को? एक भी 80JJA, अच्छा सेक्शन। ये स्मार्ट लग रहा है, लेकिन सारे सेक्शन नहीं देंगे। नाम से ये सेक्शन काफी स्मार्ट है। नाम से जज कर। मैं तो देखो नॉट सो स्मार्ट। अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब बेकार लग रहा है, अब बेकार लग रहा अब एकदम ना तुमने उसका अब वगैरह बेकार लग रहा है। सर, आपने एक और बहुत पुरानी कहावत सुनी है, जो इंसान अपनी जुबान पे बढ़ जाए उस इंसान की कोई कीमत नहीं होती। पर तुम किसके लिए कह रही हो? ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। अपनी कभी बात हाँ, अपनी कभी बात से बढ़ गया आपको। नहीं क्यों, क्या क्या बात है? जो बोलता है उसी पे ही रहता है। है। सर, आज आपसे एक हफ्ते सही हो जाएगा। झगड़ा नहीं करो। क्या है झगड़ा? सर, मैं ऐसे ही करते हो, टीचर रहते हैं तो क्या? क्या हुआ था? टीचर हाँ, पंखे को लेके अच्छा। प्रीत का झगड़ा हो गया था। फैन, प्रीत को बोलोगे ना अगर फैन ऑन कर दो, झगड़ा कर लेता है। सही रहा है, बंद कर। ठीक है, नहीं तो प्रीत कुछ भी नहीं कर रहा था, वो जबरदस्ती वो तो सर बताया, हाँ। कुछ बोला नहीं तुम क्या है तो बताओ। अगर ठीक है, वैसे झगड़ा क्लास में ऐसे क्या है मतलब? पर अब चला पाएगा मेरे पास बैठा हाँ जी, क्या कह रहे हैं? है। सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का मतलब इनकम बेस्ड है ब्रो ये। नहीं, डबल जे डबल ही नहीं है, इनकम बेस्ड। ठीक है, अच्छा एक बार अब सुनिए, अब आप हेडिंग लिख लिए तो आगे लिखिएगा डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। अगर आप एक एम्प्लॉय रखते हैं और अगर आप उसको सैलरी देते हैं, तो देखो तुम 100 रुपए सैलरी दे रहे हो, 100 रुपए तो पीएनएल से माइनस होगा ही होगा पीजीबीपी के लिए। मैं 30 रुपए और माइनस करा दूंगा आपका, आप नया एम्प्लॉय हायर करिए। 30% ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट फर्दर डिडक्शन दे दूंगा। और कितने साल के लिए? 3 साल। मतलब वो जो एम्प्लॉय आया, हमने 100 रुपए दिए, मैंने 30 की और डिडक्शन दे दी। अगले साल 100 रुपए उसी को दिए, 30 की और दे दी। अगले साल 100 दिए, 30 और। 3 साल तक। ये नहीं है पूरा टाइम उसे नया एम्प्लॉय बोलता रहूंगा। हाँ, बताइए, क्लियर है? वो पेमेंट करिए, आपको उसकी कैटेगरी नहीं है, वो नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये डिडक्शन आपको तभी मिल रही है जब आप सैलरी पे कर रहे हो, समझ रहे हो? अच्छा, अब एक चीज सुनना, एक बार अभी लिखना मत आप, ठीक है? अब आप समझिए पहले क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन।
ये वाले नोट्स आप अभी मत लिखना, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। वेयर द जीटीआई ऑफ ग्रॉस टोटल ऑफ एसएससी टू होम 44 एबी अप्लाई, यानी कि छोटे छोटे नोट्स लिख लो, 44 एबी इस बंदे के ऊपर होना चाहिए। अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन है, आपके लिए नहीं है ये, ठीक है। अगर आपकी इनकम इतनी है कि आपके ऊपर कौन सा सेक्शन लग रहा है, 44 एबी, कौन सा था 44 एबी, टैक्स ऑडिट, तो 44 एबी लग रहा है। बस लगता है। includes any profit or gain from business, a deduction of an amount equal to 30% of किस चीज की मिल रही है बच्चे, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब जो आप सैलरी देंगे, ठीक है, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट in the course of such business in the previous year would be allowed for 3 assessment years, including the assessment year in which such employment is provided। अरे ले दे के पहले इतनी सी बात सुन लो, ले दे के पहले सुनिएगा एक बार, ले दे के मैं आपको ये बोल रहा हूं, ATJJA, सबसे पहले आप जो इंसान है, क्या मैं कह सकता हूं, यू शुड बी डूइंग सम बिजनेस और प्रोफेशन जिसके ऊपर क्या लग रहा हो, 44 एबी, और आपने क्या पे करा हो, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ले दे के सिंपल शब्दों में सैलरी पे करी। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, सैलरी टू न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय का क्या मतलब है बताऊंगा आपको, जिसको नई हायरिंग करी है वैसे, कितना परसेंट मिल रहा है, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, कितने साल के लिए, 3 असेसमेंट, यानी कि इसकी डिडक्शन जिस भी साल में आपने हायर करा है 3 साल में मिल जाएगी, 30 जैसे सपोज करिए ये ईयर 1 है, और मैंने जो सैलरी पे करी है न्यू एम्प्लॉय को 5 लाख करी है, क्या आप मुझे डिडक्शन बता सकते हैं, 1.5 लाख। ईयर 2 में सैलरी 8 लाख दी है न्यू एम्प्लॉय को, 2 लाख रुपए। सो वॉट एवर एवरी ईयर आपकी जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है उसका 30%। बड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ज्वाइन करा, रिजाइन कर दिया, हाँ ठीक है, बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट, पर उतना जाना नहीं है। आपको यहाँ तक समझ आया फिर, मैं भेजूंगा, नहीं फोटो आ जाएगी। चलिए, कंडीशंस लिखी हुई है, कंडीशन सिर्फ ये जो बॉक्स में उसको रीड करना है, एक बार क्या बोल रहे हैं बच्चे, भाई कोई ऐसे नया बिजनेस दिखा रहे हो तुम, न्यू एम्प्लॉय कॉस्ट के क्या, इनमें 1000 एम्प्लॉय है, मैंने क्या करा, एक कंपनी नहीं खोल दी और बोला वहां पे अपॉइंटमेंट हो गई इनकी, रीऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ना होनी चाहिए धंधे की, समझ रहे हो। दूसरा क्या है, नॉट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर पर्सन, ये नहीं होना चाहिए मैंने आपका बिजनेस खरीद लिया, मेरे लिए तो वो एम्प्लॉय नए हैं, ऐसे नहीं होता, न्यू हायरिंग होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, ऑडिट होनी चाहिए उनको, 44 ए भी लगना चाहिए आप, क्लियर है बच्चे। चलिए, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आपको कुछ अभी ऐसे नहीं करना, मैं आपके साथ पहले की बातें कर रहा हूं, चलो ऐसी थोड़ा सा, ठीक है। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या बोल रहा हूँ वैसे रीड कर, क्योंकि जो भी मेरी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है उसी का 30% मिल रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, टोटल इमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल, चाहे आपने पे करा हो चाहे ड्यू, टू दी एडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द, यानी कि नौकरी लगनी चाहिए इस साल। पहले आपको ये समझ आ रहा है,
एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए एम्प्लॉय ओल्ड होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, और उसको जो भी आपने पे करा या पेबल है दैट इज एडिशनल कॉस्ट। ठीक है। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस तो क्या माना जा रहा है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी निल। कैसे, एक बार आप पढ़ेंगे एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निल कैसे हो रही है। If there is no increase in number of employee from total number of employee employed on the last day of the preceding year, आपको सिंपल बोलता हूँ, पिछले साल एम्प्लॉय थे 100, इस साल कितने 100, क्या कोई नया चल रहा है, नहीं चल, इस साल अगर 10 हो जाता, एग्जैक्टली वो कॉम्बिनेशन बड़े खतरनाक बन सकता है। मैं सिंपल बता देता हूँ, आप मेरा चलता हुआ बिजनेस है, 100 थे और अभी हो गए 102, आई एम एज्यूमिंग सब वहीं पे है। ठीक है, लेट्स एज्यूम किसी ने रिजाइन नहीं करा, पिछले साल 100, अभी भी 100 तो वो है, 2 और आ गए, तो एडिशनल एम्प्लॉय क्या होगा 2। अब सुनिए, पिछले साल 100 थे, 10 ने रिजाइन कर लिया, 90 हो गए, मैंने 12 की हायरिंग करी, एडिशनल 2 माने जाएंगे। अरे बट से कुछ नहीं होता, सरकार कह रही है, उसको एडिशनल मानूंगा जिसका अपॉइंटमेंट पिछली वाली से बढ़कर दिखेगी। हाँ, और ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन यही है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप इतना समझिए, पिछले साल 100, इस साल 110, नए एम्प्लॉय क्या हो गए 10 हो गए, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है जी। लेकिन जिसका बिजनेस ही फर्स्ट ईयर का हो, उसके लिए तो सारे एम्प्लॉय नहीं हो जाएंगे, उसको अच्छी डिडक्शन मिल जाएगी। समझ रहे हो, इन द फर्स्ट ईयर the emoluments paid or payable to the employee during the period shall be deemed to be the additional employee। चलते हुए में पिछले साल की आखिरी दिन जो है उससे अगर आपके बढ़ गए तो है, नहीं तो नए वाले में तो नए हैं, और इतना सवाल आएगा ही नहीं, डोंट वरी अबाउट। अब मुद्दे की बात ये है, कुछ एम्प्लॉयज को मैं कंसिडर ही नहीं करूं, चाहे आप बोले वो आपने हायर करा है, आपने डायरेक्टर हायर करा है, ये करा है, मैं बोलूंगा ये एडिशनल एम्प्लॉय में लूंगा ही। कौन कौन नहीं ले रहा है ये देखते हैं। चलिए एक बार एडिशनल एम्प्लॉय की लैंग्वेज पढ़ना, 4 अब हो सकता है आपको सही लग रहे हो। क्लियर है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये सब, ले दे के अभी कंक्लूजन क्या हमारी, 44 ए भी होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, 30% मिल जाता है 3 साल तक में। कौन से एम्प्लॉय को कंसिडर नहीं करा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, एन एम्प्लॉय हुज टोटल इमोल्यूमेंट्स आर मोर देन 25। लो जी लो, आपकी कल को नौकरी लगेगी, आपका 1 लाख रुपए महीने का पैकेज, आप आओगे क्या, कंपनी को डिडक्शन मिलेगी नहीं। यानी कि किन को मिल रही है, जिनकी, हाँ, एमोल्यूमेंट्स आर मोर देन 25,000, यानी कि अगर 25,000 है तो मिल जाएगी, उससे कम है तो मिल जाएगी। क्लियर है बच्चे, वही लिख लेंगे इसको। एन एम्प्लॉय फॉर हुम द एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड बाय गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, ये वाले पॉइंट का कुछ नहीं करना। थर्ड पॉइंट देखिएगा, एन एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, भाई अगर आपका आरपीएफ में अकाउंट में नहीं जा रहा ना तो आप एलिजिबल। सर जी मेरी सैलरी 20,000, बहुत अच्छी बात है, एलिजिबल लग रहा हूँ, पीएफ में पैसा कट रहा है, नहीं कट रहा, नॉट एलिजिबल। क्लियर है, ले दे के 2 बात समझनी है आपको, 25,000 या उससे कम पीएफ में पैसा कटना है। तीसरी बात, एन एम्प्लॉय, अच्छा आज नौकरी में ज्वाइनिंग करी है किसी ने, कितने दिन इस साल के काम करेगा वो ना, इसको मत देखो इस साल का क्या बचा, मैंने आज आप सबको हायर कर लिया, आपको फेब्रुवरी की 8-10 दिन की सैलरी और मार्च की है। अब सवाल ये है क्या मुझे इस साल में जो दे रहा हूं उसका 30% मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तब डिडक्शन मिलती है जब आपके एम्प्लॉय ने 240 दिन काम करा उस साल में। समझ रहे हो, और अगर आपका फुटवेयर का काम है, लेदर का काम है, तो 150 दिन का काम वो होना चाहिए। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ते हैं, एन एम्प्लॉय for a period of less than 240 days if you have worked during that previous year for less than 240 days,
क्या कह सकता हूँ, अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो लेस देन 240 होगा। तो क्या जो भी आपको सैलरी दूंगा वो एलिजिबल है 30% ले? नहीं। ठीक है, इन केस ऑफ असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपरल्स और फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स, एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 150, आपको याद करना, फुटवेयर लेदर, ठीक है, ये वाला काम है तो 150, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 240। कोई दिक्कत? अब सवाल ये है कि आपकी ज्वाइनिंग अभी हुई, पर 240 दिन खत्म कब होंगे? अगले साल। तो मैं पहले साल जब डिडक्शन दूंगा, वो मैं ये मानूं कि ये वाला पहला साल है या अगला पहला साल? ऑब्वियसली अगला पहला साल है, तो अगले साल में आपको 30% मिलेगा जो भी आपको दूंगा मैं, तो उससे अगले में 2 साल और मिल जाए। समझ रहे हो? आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये एक लाइन आप बताइए 80 डबल जे की, डबल जे डबल ए, यानी कि चाहे डिफॉल्ट हो चाहे ओल्ड हो, कुछ एक गिनी चुनी डिडक्शन मिली है अभी तक। ये उसमें से एक आपके सामने सवाल है जी, आइए देखते हैं। मिस्टर ए हैज कमेंस्ड अ बिजनेस और मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। कौन से दिन स्टार्ट करा भाई ने? एंड ही एम्प्लॉयड हाउ मेनी एम्प्लॉयज? 350 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 24-25, डिटेल्स ऑफ अ मार्क, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 75 एम्प्लॉय को नौकरी मिली 1/4 को, रेगुलर एम्प्लॉय है। एक बात आपको बता दूं, रेगुलर कैजुअल पार्ट टाइम फुल टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, वो कैटेगरी फालतू की है, रेगुलर है कैजुअल कोई फर्क नहीं। 75 एम्प्लॉय, 1/4 की एम्प्लॉयमेंट, 24,000, क्या लग रहा है एलिजिबल हो जाएगा? आरपीएफ की भी होनी चाहिए थी, नीचे देखोगे वो लिखा है पीएफ कट रहा है सब। द रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन आरपीएफ वाइल कैजुअल एम्प्लॉयज डू नॉट। तो सवाल ये पहले वाले को मिल जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वाले की कैलकुलेशन देखिए, समझ आ रही? 24,000 इंटू 12 इंटू 75 एम्प्लॉय, इसका 30%। क्लियर है? नेक्स्ट, 125 एम्प्लॉय, 26,000 हो गई जी। कितनी लिमिट थी? 25,000, तो नहीं मिलेगा। नोट कहाँ लिखा हुआ है देख लेंगे एक बार। अगला, 50 एम्प्लॉय कैजुअल, एग्जैक्टली कैजुअल वालों का पीएफ नहीं कटा हुआ, नॉट एलिजिबल, यू विल नॉट गेट एनी डिडक्शन। देन 100 एम्प्लॉयज ऑन 19, क्या 240 डेज हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो इसकी भी नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ आपको किसकी मिली बच्चों? सिर्फ फर्स्ट ही मिली है। कितने रुपए की? 64,80,000। तो ये एक टेबल बना हुआ, आपको समझ आ जाएगा एक बार टेबल देखेंगे तो। सिर्फ वो 75 एम्प्लॉय का ही तो मिला, उन्हें टोटल लिख दिया फिर माइनस कर दिया, 75 एम्प्लॉय लिख दिए, और ये नोट्स में वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्या चीज है। अच्छा, क्वेश्चन एक और ये आ सकता है, और ये लिखा भी हुआ है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर ए हैज कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर? तो वो 19 वाला आ जाए, क्योंकि कितने दिन थे उसमें? 150, और वो बन जाएगा जी उसका। समझ आ गया आपको? 80 डबल जे डबल, इसके नोट्स बनवाऊंगे, बन जाएंगे। लिखवा दूं? यहां तक लिखा था आपने? के बाहर लिखने हैं ना जो। हाँ जी, बस सेंटेंस में ही लिखते जाइए, बस की पॉइंट लिखवा दूंगा। During the previous year,
Number of days of employment during the previous year. Number of days of employment कितनी होनी चाहिए थी बच्चे? 240 और above, या फिर 150 और above? किस केस में बच्चे? फुटवेयर, एमोल्यूमेंट्स पैसा जो, और तो कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है। ऑल क्लियर टिल हियर? इतना डेटा एब्जॉर्ब कर लिया तुमने। कहने को डिडक्शन छोटा है पर खत्म नहीं हो रहा है, डेटा है। हाँ हाँ ये तो क्लबिंग का बड़ा है। हाँ, क्लबिंग से तो बहुत बड़ा है, क्लबिंग तो कम डेटा था। सबसे बेस्ट शॉट था अभी तक का सेट ऑफ। एक ही टेबल में सारा जमा, अभी डिडक्शन में है। क्यू क्यू बी, आर आर बी और 10 डबल ए, 3 सेक्शन बचे। हाँ, मीनू जी को तो सारा बस एक बार डिडक्शन चैप्टर ऊपर से भाई है डेटा। अभी तो टीडीएस हो गया ना, टीडीएस भी ऐसे, टीडीएस इससे ज्यादा है। लिखने वाला भी आता है। हाँ, ये 50 नंबर सही नहीं है, ये 100 नंबर का होना चाहिए। डीटी को जस्टिफिकेशन अगर है ना, 100 नंबर का सब्जेक्ट होना चाहिए। मेरे को तो भाई डेटा बहुत है। जीएसटी को खत्म कर देना चाहिए। नहीं, जीएसटी भी होना चाहिए। इनका बात हो एक पेपर ही बना दो। आपका अकाउंट 100 नंबर का है, उससे बड़ा है डीटी। नहीं, अकाउंट से तो बड़ा ही है। तुम्हारा तो बहुत ही छोटा है। चलिए, आइए आइए, एनीवेज नहीं, नंबर 1 कह देना अभी तो। मेरे को अभी बताऊंगी मैं डेट कैसे करते हैं कॉमन के। आते बच्चे। हेडिंग डालिएगा 80 क्यू क्यू बी एंड 80 आर आर बी। ये मैं आपको भेज सकता हूँ, अगर नहीं लिखना है तो फटाफट हो जाएगा ये। इतना है ये। सेम वही है जो मैंने इस पे वो, ठीक है। अरे सर, ये क्यू क्यू बी क्या है और आर आर बी क्या है? बच्चे, आप बच्चों ने वो मूवी देखी है बागबान मूवी? हाँ, उसमें देखा कि आज की जनरेशन पेरेंट्स के साथ क्या करती है, मतलब ऐसे ऐसे करके तुम खुद पे क्यों कर रहे हो? बताओ। हाँ, ये जनरेशन तो और खराब आ रही है मतलब। हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक है, हम लोग तो अच्छे। वही तो, और सब लोग खरीद रही है। तो आपने बागबान मूवी देखी? कितने बच्चों ने देखी है? देखिए, उसमें हमने देखा अमिताभ बच्चन जी ना अपनी अपनी बुक लिखते हैं। बागबान इज अ नाइस मूवी। ऐसे बोलते टाइम हंस क्यों रही हो तुम? बताओ, कम से कम यार जो बोल रही हो उसको फील तो करना चाहिए लाइफ में। लड़कियां की वो वाइफ वही तो सारा खराब कर रही थी। हाँ, जो वाइफ जो थी
इसमें पलक जी एकदम आज बेटा तो स्कूल जाता तो जाता ही नहीं। मैं सारी भेज दूंगा, चिंता मत कर। उसको नोट्स की टेंशन ज्यादा हो गई है अगर उनको। बेटा साल साल हो जाता है। ये भी है भाई। हाँ, डिडक्शन हो जाए इसको। डिडक्शन के बाद अगर आया तो कौन सी करना है? सही है इतना। अब क्या करूं? ठीक है, अब सुनिए एक बार। तो आपने देखा है अमिताभ बच्चन जी ना बुक लिखते हैं, हाँ, और उनको ऐसा नहीं होता कि उन्होंने बेचनी है बुक को, या मतलब दी आइडियाज कि वो पब्लिश होए, पब्लिक होए। पर उनका एक फ्रेंड होता है उधर ही, जहाँ वो चाय पीने जाते हैं। बच्चों को ध्यान नहीं है। हाँ, कैफे होता है। साथी होते हैं तो हाँ, वेरी गुड, काफी पता है आइडिया। ठीक है, तो बेसिकली वो ना पब्लिश कर देता है और वो बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है। तो प्रिंट कौन करता होगा उस बुक को? मतलब बेस्ट सेलिंग कैसे बन जाती होगी? कोई ना कोई तो होगा जो बल्क में प्रिंट करता होगा, पब्लिशर होता। तो अमिताभ बच्चन जी को पता ही नहीं होता, और पब्लिशर खुद आता है और कहते हैं ये लो भाई 10 लाख रुपए का चेक, हाँ, कॉटन आपकी बुक बिक रही है और अब आपको पैसा दे रहे हैं। अब मुझे बताइए वो पैसा क्यों मिल रहा है? उसका पेटेंट तो उसका आईपीआर आप उसको रॉयल्टी बोल सकते हैं पहली बार, बिकॉज वो इसलिए बिक रही है, इसलिए नहीं कि उसका बुक का कवर अच्छा है, बुक का पेपर क्वालिटी अच्छी है। ये सब तो एंसिलरी बातें होती है। उसमें जो अंदर एक्सपीरियंस शेयर कराया गया है, वो लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए बुक बिकती है ना बच्चे। तो बेसिकली क्या अमिताभ बच्चन जी को जो पैसे मिले 10 लाख रुपए, क्या उस पे सरकार कोई डिडक्शन देती है कि मुझे 10 लाख की रॉयल्टी की इनकम हुई? अब क्या मुझे डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कौन से सेक्शन में? 80QQ बी। क्या, ध्यान से सुनिएगा हेडिंग को। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर ऑफ सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स। आप रजिस्टर प्रिंट्स कर रहे हैं, ड्राइंग की बुक बना रहे हैं, आप कह रहे हो देखो क्या कमाल काम कर, एनिमल की फोटो लगा रखी है आप, उसके ऊपर थोड़ा ना मिलेगा बेटे। एनिमल हो गए, गोट लगा रही है, फोटो लगी हुई है, ठीक है, ऐसे थोड़ा ना होता है, इसमें क्या क्रिएटिविटी। ठीक है, क्या हुआ आपको? ठीक है, सो बेसिकली डिडक्शन क्यों मिल रही है आपको? सर्टेन बुक्स, एंड लेट मी टेल यू विच बुक्स। वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, कॉपीराइट फीस मिल रही है जिसपे, मतलब एक फिक्शन हो चाहे रियल ना भी हो, बट वो एंगेजिंग बुक हो, एक मतलब उसमें एक टैलेंट देगा वो वाला। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द एलिजिबल इनकम? आपको इनकम जो हो रही है रॉयल्टी से क्या हो रहा है? क्योंकि आपकी लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर, इवन अगर मैं आपको बोलूं टैक्स की बुक हो, क्या उसको भी अगर बेचा जाए तो रॉयल्टी मिलती है बच्चे? और क्या वो एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल। समझ रहे हो? तो मैं एग्जांपल वैसे ही बनाऊंगा, आपको रिलेट होएगा। पर मुद्दे की बात समझिए, आपको ये डिडक्शन इसलिए मिल रही है क्योंकि आपको इनकम हो रही है। मैं आपको डोनेट करने को नहीं कह रहा। अगर आपको रॉयल्टी की इनकम हो रही है तो सरकार आपको डिडक्शन दे रही है। और रॉयल्टी की इनकम क्यों हो रही है? क्योंकि आपके पास कोई बुक है, जैसे आपने सुना होगा, चेतन भगत का नाम भी सुना होगा, ठीक है, 3 इडियट्स मूवी। वो एक बुक के अंदर पहले एक बुक ड्रिवन है, ठीक है, थ्री थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, आई थिंक यही ऐसा प्रिंसिपल 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। मुद्दे की बात ये, अच्छा, क्या रॉयल्टी इनकम अगर टेक्स्ट बुक से मिल रही है तो एलिजिबल है? गाइड्स, ब्रोशर्स, डायरीज, मैगजीन, जर्नल, पैम्पलेट, नॉट एलिजिबल। पहले बताइए, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब सबसे पहली चीज, किसको ये डिडक्शन मिलेगी? इंडिविजुअल रजिस्ट्री। बड़े ही प्यार से सुनिएगा। डिडक्शन, अच्छा, अब आपको रॉयल्टी ना दो तरीके से मिल सकती है। एक होता है लमसम। मान लो अमिताभ बच्चन जी को जो दिए 10 लाख रुपए, उन्होंने बोला आगे के करे, आगे की नहीं है, लो लमसम, अब खत्म हुई बात।
आपको वन टाइम दे रहे हैं 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, जो भी बात हुई, तो आपको लमसम मिली, और सरकार ने लिमिट कितनी फिक्स करी है, विच एवर इज लेस। कहने का मतलब है, ये तो सबसे आसान पॉइंट हुआ। सर जी मुझे 18 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली, लिमिट कितने की है, 3 लाख, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी। लेट मी टेल यू, आपको इतना भी समझ आना चाहिए, अगर 18 लाख मिली तो पीजीवीपी में कितने की इनकम दिखेगी, 18 लाख। पीजीबीपी भाई रॉयल्टी जो होता है वो पीजीबीपी में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आप जब डिडक्शन देंगे चैप्टर 6 से, तो ये दो लिमिट निकालोगे, 18 लाख और 3 लाख, विच एवर इज लेस, 3 लाख, तो डिडक्शन मिल गई 3 लाख की, 15 लाख का टोटल। क्या आपको लमसम समझ आ गया बच्चे, वेरी 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 गुड। दिक्कत वहां है भाई जब पब्लिशर कहते हैं जैसे जैसे बिकेंगी आपकी रॉयल्टी बढ़ती जाए, यानी कि यू आर नॉट गेटिंग इन वन टाइम, 10 साल तक मिल रही है रॉयल्टी। क्यों नहीं होता होगा, आज अगर कोई यूट्यूब पे गाना हिट हो जाता है तो उसी साल के अंदर पैसा कमा रहा हो, नहीं, जब जब प्ले हो रहा है तो वो ऐसी रॉयल्टी में भी यही है। अब आपको उसके लिए समझना पड़ेगा कि दुकानों से किताबें बिकती कैसे। क्या जो, मान लो अगर मेरी टैक्सी बुक है, क्या मैं हर शॉप के पास जाके कॉन्ट्रैक्ट करूं, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं एक पब्लिशर से बात करूं, ठीक है। तो आप समझिए, मैं नीचे पहले एग्जांपल बनाया हुआ है। मान लीजिए मैंने एक बुक बनाई, कौन सी बुक बनाई बच्चे, टैक्स, ठीक है, टैक्स बुक। तो इसका प्रिंट मैं निकलवाऊंगा या मेरे पास सॉफ्ट कॉपी होगी, ये जो मैं बना रहा हूँ सॉफ्ट में है। तो मैं जब मेरी बुक बन जाएगी तो मैं किसी पब्लिशर को ढूंढूं, ठीक है। और पब्लिशर का काम क्या होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सारे शॉप से। पब्लिशर वो होता है जो प्रिंट करता है बल्क में, उसका कोई प्रिंटिंग हाउस होता है ना, जैसे 1000 बुक छाप दी, 5000 छाप दी, ठीक है। तो मैंने दी जी सॉफ्ट कॉपी, और पब्लिशर का क्या काम है, पब्लिशर को लग रहा है हाँ सर मैं आपकी बुक प्रिंट करूंगा, ठीक है। और जो बोले सर आपको क्या लग रहा है कितने की बेचनी चाहिए, लाइक व्हाट शुड बी दी एमआरपी, हो सकता है मेरे से आइडिया ले ले, हो सकता है वो अपने हिसाब से करे। मैं कहा यार मेरे को लग रहा है 800 इज नॉर्मल। ये जो 800 रुपए है, ये दुकान पे जब आप जाते हो जो एमआरपी लिखी होती है ये वो, ठीक है ना। जब आप शॉप पे गए आपने बुक देख रहे हो, आप उधर एमआरपी लिखा होता है, तो ये वो एमआरपी। लेकिन क्या दुकान जो है वो पब्लिशर की है या वो अलग लोग, अलग है। पब्लिशर दुकान वालों को बेच, पब्लिशर दुकान वालों को कहते हैं ये 10 किताब खरीद लेना मेरे से, ठीक है। और वो दुकान वाले को बोलते हैं मैं तेरे को कितने का बेच देता हूँ, 500, और तू 800 की बेच दे, एमआरपी 800 की। दुकान वाले को समझ आता है मैंने पब्लिशर से खरीदी 500 की, और मैं आगे बेच दूंगा 800 का, और वो जो डिस्काउंट उसे देना है 10% वोटे और उसकी कॉल, ठीक है। तो और आप मुझे बताइए, जब मैंने उसको सॉफ्ट कॉपी दी, तो पब्लिशर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ क्या होता है कि जितनी बुक्स पब्लिशर बेच रहा है, दुकान वाला नहीं बेच रहा, वो कोई कंट्रोल नहीं, वो पब्लिशर का हेडेक है, वो कैसे कंट्रोल रख सकता है। मैं बोलूंगा पब्लिशर जी आपने जितनी भी दुकानों में बेचा है, ठीक है, आप मुझे उसका कुछ परसेंटेज दे। यानी कि पब्लिशर ने अगर 10 किताब बेची, कस्टमर को या दुकान को, दुकान को, पब्लिशर कह रहा है आपकी 10 दुकानों में 10 बुक्स एक दुकान पे मैंने बेची, तो उस पे मेरा हिस्सा, दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी। और वो जैसे जैसे बिकेंगी पब्लिशर कहेगा मैं और जगह ट्राई करूं और बेचता हूं, तो ही गिव मी द रॉयल्टी। आपको सेटअप समझ आया पहले, अगर आपको सेटअप समझ आया तो ध्यान से देखिए, पब्लिशर ने कितना पे करने को डिसाइड करा, मेरी पब्लिशर के साथ जब डील हुई तो क्या बोला भाई, 20% ऑफ, व्हाट इज द सेल प्राइस, एग्जैक्टली। आप दुकान वो बुक वाला एमआरपी मत ले लेना, जो पब्लिशर
शॉप्स को दे रहा है सेल प्राइस, उसका ले रहा हूं। तो क्या आप बता सकते हैं, मैंने लिखा है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय पब्लिशर 5,000, एक बुक का सेल प्राइस, तो टोटल क्या हो गया 5,000 इंटू 500, इसका कितना हिस्सा मेरा, दैट्स 5 लाख, दैट्स 5 लाख। पहले आप मुझे बताइए, अभी अभी आप सुनते जाइएगा, अभी आपको पहले निकालनी है रॉयल्टी इनकम कैसे होती है। सिंपल सी बात है, मेरी किताब है ना, पब्लिशर हो, आपने जो बेचा उसका 20%, 20 होगा, 5 होगा, 10 होगा, ये तो हमारे नेगोशिएशन स्किल्स। आपको समझ आया पहले। अब आप कितने रुपए, कितने पैसे लेकर आए मेरे पास, 5 लाख। मैंने खर्चा करा था कुछ, बुक बनाने के लिए मेरा खर्चा होता है कुछ, कितने रुपए का खर्चा हुआ। सो व्हाट विल बी माय पीजीबीपी इनकम। पहले आप डिडक्शन पे जाने से पहले सेटअप समझो। आप बात ऐसी है, आप पब्लिशर हो, आपने जो बेचा उसका 20% मेरा, और उसमें से मैं अपने खर्चे माइनस कर लूंगा, वो मेरी पीजीबीपी इनकम, वो मेरी रॉयल्टी इनकम। पहले यहां तक क्लियर है आपको। अब मैं आऊंगा लिमिट्स पे, डिडक्शन, और वो कहता है कि सबसे पहला तो होगा जी एक्चुअली रिसीव, यानी कि जो इनकम तुमने ऊपर ले ली, कितनी, 470, तो सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये 470। सरकार कहती है 20% आप लेते रहो, आप 100% ले लो उससे, मैं आपको 15% ही अलाउ करूंगा। यानी कि 15%, कितनी बुक बिकी थी बच्चे, 500। 20 आपका डील है उससे, सरकार कितनी डिडक्शन देगी आपको, 15%। और तीसरी लिमिट 3 लाख। अब मुझे बता दीजिए, क्या मैं कह सकता हूं इन तीनों में से जो लेस आ रहा होगा, 3 लाख ही आ रहा होगा, आपको डिडक्शन मिलेगा। हम्म, आपको पहले समझ आया बच्चे, क्लियर है ना एकदम। छोटा एग्जांपल मैंने और बनाया पर एग्जाम्पल नंबर 2 दिख रहा है आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लमसम वाला बनाया हुआ, कि आपको ना 8 लाख रुपए मिले, तो वैसे तो 8 लाख में से खर्चे माइनस होते हैं, अभी खर्चों को जीरो मान लो भी, ठीक है। 8 लाख मिला, मेरी 8 लाख रुपए इनकम दिखा दी मैंने, तो डिडक्शन क्या मिलेगी, जो इनकम दिखाई, या तो वो उससे थोड़ा डिडक्शन मिल जाएगी, या फिर 3 लाख, 3 लाख। यहां तक क्लियर है। अब आगे सुनिए सरकार क्या कहती है। ये जो लोग रॉयल्टी कमाते हैं ना, वो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडिया में नहीं होते, पर उनको यूएस से भी रॉयल्टी आ रही है, बाहर से रॉयल्टी, क्योंकि मेरी जो बुक बिक रही है वो बाहर भी बिक रही है। तो सरकार कहती है आपकी जो बुक बिक रही है, कैलकुलेशन तो हमने आपको बता दी, जो आपको मिल गया पहली लिमिट, 15% ऑफ बुक्स, 3 लाख रुपए। अब सरकार कहती है लिमिट जब आपकी निकल जाएगी ना, तो ये पैसा आपको इंडिया में अब लाना पड़ेगा। देखिए, आपको इंडिया में इसको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में ही लाना पड़ेगा, डॉलर्स में लाना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है जी। तो अभी वो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो मैंने एक छोटी सी बात ये लिखी है, वैसे मेरी यहाँ पे डिडक्शन कितनी बन रही है बच्चे, अमाउंट ब्रॉट इन इंडिया कितना, तो डिडक्शन भी 2.5 की मिलेगी। उतना ही डिडक्शन मिल सकता, बिल्कुल। हाँ जी,
यहां लिखा हुआ है द इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया शुड बी ब्रॉट इन Yeah. within a period of from the end of previous year in which such income is earned. ये भी ध्यान रखिएगा, from the end of previous year in which such income is, क्योंकि ना वो लाए 2.5 लाख का। अब इसमें ना बहुत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट आपको जितने की डिडक्शन मिली उतना तो आपको लानी है, ठीक है। मतलब इसमें ना बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पर उतना नहीं जाना, ऑलरेडी बहुत ही हम डिटेल कर रहे हैं, सिर्फ लिमिट रख के छोड़ी हुई है चीज। यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो बेटे आरआरबी तो 2 मिनट में हो जाएगा। लिख लिया ना सब बच्चों ने? हाँ वो लिखते रहेंगे ना। हाँ मतलब वो बोल दूं क्या? प्रीवियस ईयर का दिखा दो। ये वाली लाइन आप बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन बन सकते हैं प्रोविजन, बस आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो, तो जितना बोला है बस उतना समझ आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओ माय गॉड, 80 आरआरबी, कितना बता रहा इसके बाद 10 डबल ए है, बड़ा है? आधा घंटा है। अनिल जी 80 आरआरबी समझ आ गया आपको? ये तो सर इसकी फाइल भेजोगे आप? आरआरबी में क्या क्या समझाया मैंने? पढ़ाया नहीं तो क्यू क्यू भी, चलो ठीक है, क्यू क्यू भी तो पढ़ाया है, क्यू क्यू भी तो पढ़ाया है ना। 3 लिमिट बता दे क्यू क्यू बी की, तो बात क्या आ जाए। अच्छा क्यू क्यू बी का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर लमसम मिला तो 2 लिमिट है, एक्चुअल या फिर 3 लाख whichever is लेस। और अगर भाई लमसम नहीं है, मंथली या जैसे भी है, पहली लिमिट एक्चुअल रिसीव 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड 3 लाख whichever is वेरी गुड। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। पेटेंट्स की बात ना वो मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें बहुत ज्यादा कि उन्होंने वो जो अभी हमने देखा जो लद्दाख में, उनका नाम क्या है, उंगसुक वांगडू, उनका रियल नेम तो नहीं है ना वो? हाँ अरे यार नहीं, अभी अभी वो जेल भी तो रखी है, वो जो लद्दाख में सोनम वांगचुक, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ उनके नाम पे बहुत पेटेंट्स है, आपको पता है? ये कौन, ये क्या तरीका था नाम निकलने ठीक है। 3 इडियट्स मूवी देखी है? नहीं देखी? छोड़ो आप तो बात यार। हाँ। और वो पता है अभी लद्दाख में एक बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट जेल हो रखे उनको, ठीक है। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा पेटेंट्स, ही मेड इंडिया प्राउड, लेकिन उनकी कुछ डिमांड है गवर्नमेंट से, टू बी वेरी स्पेसिफिक बीजेपी गवर्नमेंट से, और वो डिमांड के लिए उनकी ऐसी गुडविल थी कि मतलब लोग भी उनके साथ थे, पर उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, हाँ ठीक है। मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा होता है यार, मतलब मैं आप बच्चों को थोड़ा मतलब समझाने की कोशिश तो करता ही हूँ। टैक्स प्रोविजन अलग है, बट रियल लाइफ में भी आपको कभी तो समझ आएगी, कभी तो आप समझोगे। नहीं मैं आपकी बात से डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट। भाई साहब मेरे पास बहुत फॉर्मूले, मेरे पास बहुत सारी चीजें बनानी आती है, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपको अगर वो यूज करना है आप मुझे पैसे दे दो, पेटेंट्स के लिए पैसे लिए जाते हैं। अब बात ये किसको डिडक्शन मिल रही है, क्यों? क्योंकि उसको इनकम हो रही है किस चीज की? पेटेंट से इनकम हो रही है, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट। यू कैन से दिस इज ऑल्सो रॉयल्टी, ये भी रॉयल्टी था। क्यू क्यू भी में रॉयल्टी क्यों था? बुक्स,
और ये वाला किस लिए है? पेटेंट्स। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। किसको मिलेगी डिडक्शन? रॉयल्टी इनकम फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन पेटेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सवाल ये डिडक्शन इसमें कोई ऐसा लमसम और वो नहीं है, वो होता भी होगा तो अपने सिलेबस में नहीं है। अमाउंट रिसीव और 3 लाख विच एवर इज लेस। बस आपको बात ध्यान ये रखनी है, ये जो आपने इनकम अर्न करनी है अगर आपने बाहर करी तो आपको 6 महीने में लेकर आनी पड़ेगी फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज अर्न। सेम पॉइंट। कोई दिक्कत? मिस्टर ए के पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला रिलायंस को दिया, रिलायंस ने 8 लाख रुपए दिए फॉर्मूले के। क्या आप मुझे बता सकते हैं? सबसे पहले तो ये 8 लाख पीजीबीपी इनकम हो जाएगी। अब डिडक्शन पे आऊंगा, तो मुझे बताइए कितने की डिडक्शन मिलेगी भाई को? पर उसमें से सिर्फ इंडिया में 3 लाख ला रहा है, 2 लाख लेकर आ रहा है, तो 2 लाख डिडक्शन मिलेगी ना? कहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी, पेटेंट से लिखा हुआ इंडिया में 2 लाख लेकर आया, 2 लाख है बाहर। मतलब एग्जांपल में हो गया कि बाहर की अगर इनकम है तो इंडिया में 2 लाख। नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत? किसका? मूवी सॉन्ग्स वो इसमें नहीं आती। ओ माय गॉड, आपकी स्क्रीन पर है एक सवाल हैवी। क्या आप खुद ट्राई करेंगे? थोड़ा सा खुद भी ट्राई करो बेटे। एक आखिरी में बस एक छोटा सा पॉइंट आएगा, लेकिन एक बार स्टार्ट करिए। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था बच्चे, मुझे लग रहा था क्वेश्चन देखे तो होगा नहीं, आंसर दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के बताना, होगा नहीं होगा। कहने फिर भी वर्ड तो करने ही पड़ेगी। इजी। वेरी गुड, 230। बस इसमें आखिरी में क्या करते हो, कहते हो ऊपर डिडक्शन दे दी 40 की, तो 40 माइनस 190 की डिडक्शन होगी। 40 का खर्चा ना तेरा, तो वो भी माइनस कर दे, 190 आंसर दे देता। वेरी गुड। आगे समझ, क्या बात कर रहे हो? काफी डिटेल बढ़िया समझा दिया मैंने, मतलब मुझे लग रहा था कि दिक्कत आएगी। अनस जी को भी आ गया? पीजीबीपी इनकम निकाल लो पहले तो। 248, 248, 240 भी आ गई है आपकी। हाँ जी, क्योंकि 18 मिल रही थी। हाँ, सेल प्राइस 288 मिला आपको, बट दैट रिप्रेजेंट 18%। हाँ, तो 240 आया। तीसरी लिमिट क्या आ गई? 3 लाख। तो कंक्लूडिंग लिमिट क्या हुई? 240। और क्या मैं कह सकता हूं, फॉरेन एक्सचेंज बच्चे वो जो लेकर आया ना, वो 230 ही लाया। तो आपका कंक्लूडिंग आंसर पहले तो 240 है। सुनना जरा, ये सब करने के बाद 240, बट आप देखेंगे कि वो 230 ही लेकर आया, तो आपकी लिमिट हो गई 230। पर सरकार बहुत तेज है,
सरकार कहती है कि 40,000 का तुम्हारा जैसे जो खर्चा हुआ था, ठीक है, उसकी डिडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूं, तो मैं ये पूरा नहीं दूंगी, मैं इसमें से माइनस कर दूंगी। आराम से सोचिए, सिर्फ आपको याद करके जाना है। सरकार 2,30 नहीं दे रही आपको डिडक्शन, वो कह रही है वो जो 40,000 का खर्चा यहां दे दिया मैंने, तो यहां मैं क्यों दूं दोबारा। बड़ी घूमी हुई बात है, आप याद करके चलिए कि जो आपने खर्चा करा था ना, वो यहां माइनस हो जाए, यानी कि आपकी डिडक्शन कितने की हो जाएगी, 190 की। बात 2,30 से खत्म हो सकती थी कि जितना आप ले आए, पर सरकार कहती है तुम्हारा जो बिजनेस का खर्चा होता है वो उधर मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो मैं ये जो तुम 2,30 की डिडक्शन कह रहे हो, इसमें से 40 तो दे चुकी थी। तो फिर ऊपर क्यों माइनस, बात तो वही होगी ना, माइनस क्यों रहा। बट सरकार डिडक्शन निकालते टाइम वो माइनस कर रहे हैं। देखो ये है कि 40,000 की कम नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, माइनस करना, वहां मत लिखना अभी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है यही वाला, पर वो उधर भी लिख सकते हो, वैलिडेटेड है वो, ठीक है, उधर लिख सकते हो कि जो फाइनल आंसर आ रहा है और ऊपर जो तुमने खर्चे माइनस कर रखे हैं वो माइनस करने पड़ेंगे। बताइए, क्लियर है बच्चे। तो इसी के साथ क्या हो गया भाई, चार बार आवाज आई थी तुम्हें, एक बार नहीं है, एक बार नहीं है। आपने काफी धीरे बोला, पर इतना तेजी मत बोलना, मतलब एवरेज बोलो, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक हो गया। इसी के साथ आपका 80 QQB एंड RRB खत्म हुआ बच्चे। देखो बच तो रहा है, आधे घंटे का हिम्मत है। तो GST कहाँ करते हो? मैं कह रहा ना, सजा के तो हेडिंग डालिएगा 10AA। हाँ सर, GST करा दो। खत्म कर ले यार, छोड़ यार। कितने बजे रहा है, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा कि नहीं है, कर दो फिर से। रिडक्शन लास्ट सेक्शन है सर, ये लास्ट सेक्शन है यार। हो जाए। चलो भाई तुम रिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही कोने का सेक्शन। जनरली बच्चा यहाँ तक जाता है और कहता है और क्या ही करना है, देखी जाएगी जो होगा, और फिर बेटे पेपर में ही देखा जाता है क्वेश्चन, फिर बेटे पेपर में ही आता है सीधा, तो इसलिए हल्के में मत लीजिएगा। अभी तक जितने सेक्शन थे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, मेन सेक्शन ये वाला है। हाँ जी, इसके बाद एक छोटा सा और, सर आप इस सरफा वाली काम कर दो, फिर तो एक प्रॉपर क्लास ही ले लेना। नहीं नहीं खत्म होने वाला, खत्म। देखो आगे का मत बताया करो मेरे को भी ना, फिर वो लगता है कि अभी खत्म क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसा हर सेक्शन में सोचते हैं कि ये लास्ट है, फिर देखेंगे खत्म होने का। सर ये तो देखा नहीं जाता। हाँ सर, घर जाने में देखो मैंने तुम्हें ना वो जो स्टार्टिंग वाला है ना, ये जो कुछ चीजें हैं, ये बतानी हो, 80AC, ये इलस्ट्रेशन बन नहीं कराएगा हमने, ये बचा है 5 मिनट का है, तो ये होने के बाद है 5 मिनट, उसके बाद क्या वैसे करवा रहे हो क्या? मैं तो बोल रहा था, बच्चे कह रहे करा दो तो ठीक है, मैं भी तो कह रहा हूँ GST करा दो। मैं कहता था खत्म नहीं होगा, हो जाएगा। मेरा उस पे करा दो। GST करना है ना, तब कराओगे। हाँ सर, कॉपी है खत्म करा दो, तो GST करा दो। आप सुनिए तो सही है, कॉपी
10AA इसमें दिक्कत भारी उसमें लगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स के अंदर डिडक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट है, मतलब अगर आप उधर अपना धंधा करते हैं, ठीक है, SEZ, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब सर, मतलब आपके जो प्रॉफिट है ना, मैं माफ कर दूं, तुम्हारा यूनिट कहाँ एस्टैब्लिश है? SEZ में। तुम क्या करते हो? सर जी मैन्युफैक्चरर, ध्यान से सुनना, सर जी मैन्युफैक्चरर है, डिडक्शन दिला दूंगा। तुम ट्रेडर हो, SEZ में दुकान है, ट्रेडर हो, तो कोई डिडक्शन नहीं। सर जी हम सर्विस प्रोवाइडर है, डिडक्शन। तो पहले समझिए कि डिडक्शन मिल किसको रही है। A deduction of profit and gains will be derived by assessee. It's not necessary you are a company, you are an HUF, ऐसा कुछ नहीं है। Derived by an assessee. Being an entrepreneur, from export of article or things or providing any service. अब आपको यहाँ पे आर्टिकल थिंग में मैन्युफैक्चरिंग दिखा, पर मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे आ जाएगा। टू कैटेगरीज ऑफ बिजनेसेस को मिल रहा है, वन इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर एंड सेकंड इफ यू आर अ सर्विस shall be allowed from the total. तो एलिजिबल कौन है बच्चे? एक बार आप अपने थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा एलिजिबल। एलिजिबल एसएससी 10AA, डिडक्शन अंडर 10AA लिख लो ना। लिख लिया था? ठीक। पर जो चीज मैं बोल रहा हूं अगर वो नहीं है तो लिख लो आप। एलिजिबल एसएससी लिखिएगा, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, any artificial or artificial judicial person, artificial judicial person। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, डिडक्शन अलाउड ओनली फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट के लिए है ही। डिडक्शन अलाउड ओनली फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ओनली फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ऑप्शनल बोल लीजिए, ओड बोल लीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये जो एग्जेम्पशन मिल रही है, ये लाइन पढ़ेंगे आप एक बार। टू ऑल कैटेगरी ऑफ असेसी हु डिराइव एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम अंडरटेकिंग बीइंग अ यूनिट एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग और प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो छोटा सा लिख लीजिए, असेसी शुड बी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। असेसी should be engaged in manufacture of any article or thing or provision of service, or provision of service, or provision of service। नेक्स्ट पॉइंट, assessee should begin manufacture, assessee should begin manufacture, लिखते जाओ, अभी कोई बात नहीं, भी लिखता जाओ, लाइन बाय लाइन लिखते जाओ, नोट जैसे। The assessee shall begin manufacture from 1/4/2005, from 1/4/2005 till 31st March 20. Oh my God. 1/4/2005
टिल 31 मार्च 20। अब आप मेरी बात सुनिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग कब से शुरू करनी थी? 31 मार्च। आपने मैन्युफैक्चरिंग आज स्टार्ट करी, आज क्या डेट है? कौन सा साल हो गया ये? क्या आपको 10 AA मिलेगा? नहीं, यानी कि 10 AA की डिडक्शन बंद हो चुकी। क्यों? आपको 31 मार्च 20 तक स्टार्ट करना था। आगे सुनिए, पहले बताइए एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है? पहले ये लिख लीजिएगा, मैन्युफैक्चर करिए ऐसे तो क्या है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी 1/4/15 को। कौन सा साल हो गया ये? 15-16। आप मुझे बताइए, क्या आपको 10 AA मिलेगा? मिलेगा। अब मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको पहले 5 साल 100% ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल या सर्विस इज एग्जेम्प्ट। ओ माय गॉड! आप एससीजी यूनिट में काम करिए, वहां से जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे, मैं आपका एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे हो रहा है बच्चे? फ्रॉम एक्सपोर्ट। एंड लेट मी गिव एन एग्जांपल। मुझे बताइए सबसे पहला साल कौन सा है बच्चे? 15-16। बड़ा सिंपल लिखाऊंगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड लिखा हो। मिस्टर ए ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी और इसने टर्नओवर इंडिया में करा 60 करोड़ का, और इसने बाहर भी सामान बेचा आउटसाइड इंडिया 50 करोड़। कैन यू टेल मी हिज टोटल सेल्स? 110। बहुत अच्छी बात। और ये बंदा कौन है? सर जी मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर तो नहीं हो सकता ना, मैन्युफैक्चरर। फिर इस सब ने पूछा, भाई तू अपने टोटल प्रॉफिट बताना। कह रहा टोटल प्रॉफिट तो मेरे 20 करोड़। कैन यू टेल मी हाउ मच इज फ्रॉम एक्सपोर्ट? कैन आई से 20 crores is he is earning on a total turnover of? So how much on 50 crores? कितना आ जाएगा? कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है बता दो। हाँ जी, 9.10 करोड़ लिख रहा हूं। 9.10 करोड़ के प्रॉफिट्स की आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 10 क्योंकि ये आपका पहला साल। अगर ये दूसरा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 साल तक 100% माफ कर दूंगा आपके प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट? जो इंडिया में सेल कर रहे हो, बाहर का? हाँ जी। SEZ को जब आप बेचते हो ना, उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। SEZ अगर यहाँ बेचेगा उसे एक्सपोर्ट नहीं बोलते। इफ यू सेल इन SEZ, दैट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट, क्योंकि उसको इंडिया का पार्ट नहीं बोलते। SEZ अगर इधर बेच रहा है कोई, वो डोमेस्टिक सेल्स ही होती, तो एक्सपोर्ट होता। यहाँ तक क्लियर है? अब आप इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाइएगा। पहले 5 साल मैंने क्या बोला बच्चे? 100%। ठीक है, इसी के नीचे ही लिखिएगा, नेक्स्ट 5 years 50% ऑफ प्रॉफिट्स
फ्रॉम एक्सपोर्ट, फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल या फिर सर्विस। अगर ये जो मैंने ऊपर वाला एग्जांपल बनाया, अगर ये मैं 23-24 लिख देता कि उसने स्टार्ट तो करा 15-16 से, पर वो 23-24 में, तो कह सकता हूँ 5 साल तो निकल चुके। तो फिर मेरी ये कैलकुलेशन क्या होती, मैं कहता भाई देखो 20 करोड़ का प्रॉफिट 110 पे, तो 50 पे कितना 9.10, क्या सारा एग्जेम्प्ट कर दूंगा इसका, दैट इज 4.5। लेने के बाद ये है, पहले 5 साल 100, आगे के 5 साल 50, फर्दर आगे के 5 साल, यानी कि 10AA गिव्स यू बेनिफिट फॉर 15 ईयर्स। आप एसईजी में मैन्युफैक्चरिंग कर लो, 15 साल का बेनिफिट है। बस आपको शुरू कब से करना था, 1/4/2005 से लेके 31 मार्च 20, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले 5 साल पूरे मार्क, आगे के 5 साल 50%, और उससे आगे के 5 साल 50%। सर फर्क क्या है, अभी आ जाएगा फर्क। 50% ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल और सर्विस, और आपको इसमें एक रिजर्व में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, नाम लिख लीजिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं करा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लो आपका 9.10 था, 12वां साल है तो 50% क्या हुआ, 4.55। आपको तब मिलेगी जब इतने का रिजर्व में आप रिजर्व क्रिएट करो। क्रिएट कैसे होगा वो छोड़िए, मैंने रिजर्व क्रिएट करा 3 करोड़ का, तो वो डिडक्शन कितने की मिलेगी, 3 करोड़ की। आखिरी का जो 5 साल है उसमें आपको 50% तब माफ करूंगा जब उतना ही तुम रिजर्व में डालो। कहीं यहां तक क्लियर है? अगर आप देखो मैडम, मैं पहले 5 साल में सपोज करो हमारा प्रॉफिट कितना आया था, मैं वही लिख लेता हूँ, कितना था 9 सो आप 10AA में कितना मिल जाएगा। और आपको ये ध्यान होगा ये जो प्रॉफिट था ये वाला एससीजी का एक्सपोर्ट वाला प्रॉफिट है ना। फिर अगर मैं बोलूं इधर अगर 9.10 होता तो मुझे 50% मिल जाता 4.5। यहां पर भी अगर मैं 9.10 करोड़ बोलूं, लाइक यूर इन 12th ईयर 13th ईयर, तो आपको 4.55 मिल जाएगा। बट आपको रिजर्व में पैसा डालना पड़ेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में कितना 4 तो ही मिलेगा। अगर तुमने 3 करोड़ डाले रिजर्व में तो तुम्हें 3 करोड़ ही मिलेगा, यानी कि 50% मिलेगा, बट यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ रिजर्व। इससे 50 से तो ज्यादा जा ही नहीं सकते आप, बस आपको उतने ही अमाउंट का रिजर्व भी बना। लैंग्वेज में दिखाऊंगा क्या कर रहे हैं। एक काम कर रहे हैं 19 में, तो उसके आगे 5 साल मिलती वो पहला साल हो गया था, 19 साल पहला था, तो आगे 5 साल, ऐसे पहले 15 साल तक चलता रहा। यानी कि अभी भी लोगों को मिल रहा होगा। क्लियर है बच्चे? एक छोटी सी चीज, मतलब ऐसे ही कि आपको क्लैरिटी देने के लिए, एक बंदा उसने बिजनेस स्टार्ट करा मैन्युफैक्चरिंग का 10/2/18 को, तो क्या मुझे बता सकते हैं ईयर 1 कौन सा हो गया? 18-19 हो गया ना। ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 निकल जाएंगे ना।
100% हो जाएगा हमारा। ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, ईयर 11, ईयर 12, ईयर 13, 14, और यहाँ पे आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट। क्लियर है जी? 15 साल के बाद नहीं। आगे सुनिए, what was the last date when you have to start manufacturing or producing? भाई 31 मार्च 2020। सर जी मैं 31 मार्च 20 तक स्टार्ट नहीं कर पाया, 2 महीने और लगेंगे सर। तो सरकार ने डेट को एक्सटेंड कर, सरकार ने कहा अगर तुम्हारे पास सारी अप्रूवल्स है ना गवर्नमेंट से, ऐसी कोई मजाक थोड़ा ना तुम जाके फैक्ट्री स्टार्ट करो। चेन ऑफ अप्रूवल्स। अगर तुम्हारे पास पूरे सर्टिफिकेट आ चुके दैट यू कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग, सब लाइसेंस, तो 31 मार्च 20 तक अगर लाइसेंस है बट यू हैव नॉट स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, स्टिल आप एलिजिबल हो जाओगे। बस आप मैन्युफैक्चरिंग 31 मार्च 21 तक शुरू कर दें, 1 साल का एक्सटेंशन उस टाइम पे हो। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसका जो फ्रेमवर्क था 1/4/5 से लेके 31 मार्च 20 तक, बट सरकार ने इसको थोड़ा सा बढ़ा के क्या कर दिया, बस एक शर्त है, आपके पास वो जो लेटर है ना अप्रूवल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वो तो इस डेट को ही होना चाहिए, और इस डेट से इस डेट के बीच में यू कैन स्टार्ट। नहीं, सरकार ने उस टाइम पे डेडलाइन आई होंगी, कुछ मिड में फंस गए होंगे तो 1 साल का एक्सटेंशन करा था। क्या आपको समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है तो आइए थोड़ा रीड करते हैं बच्चे, अब आपको अच्छा लगेगा अब रीड करके। कंडीशंस में हमने लिख ली है लेकिन इस चीज को पूरा वर्ड्स में लिखा हो, एक बार रीड करना। कंडीशन सबसे पहला वाला असेसमेंट ईयर है ब्रो, 6-7 का मतलब 6-7 नहीं लिखा होगा तो प्रीवियस ईयर लेंगे। ऐसी सेल डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो पर्सन होता है क्लाउड का अप्लाई करता है, तो उसके बाद जो जाता है गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेगी तो क्लाउड के लिए तो अगर क्लाउड उसने खरीद लिया तो नहीं होगा जब वो क्लाउड खरीदता है तो नहीं उतना बड़ा ये सब में क्या घुस रहे हो आप? आपके पास परमिशन होनी चाहिए 1/4/5 से। लेकिन सर ऐसे ये तो स्पेसिफिक जा रहे हो आप, किसी लॉ के अंदर आपने पढ़ा हो। आप खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे किराए पर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। टैक्स यू हैव टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होनी चाहिए। कुछ अभी स्टार्ट नहीं हुए होंगे ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सटेंड कर देते हैं। समझ आया बच्चे? कहां तक पढ़ लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी पढ़ लो। पढ़ना है। ये वाला तो सेक्शन खत्म करेंगे, 15 मिनट लगेंगे। नहीं मतलब जो मैंने लिखा हुआ है वो तो मैं पूरा समझ, अगर नोट्स बने हुए हैं तो क्वेश्चन कर लोगे तो फिर हो। पढ़ लिए बच्चे? अच्छा,
अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2, एसएससी शुड फर्निश, नहीं शुड फर्निश वाला अगला है, सॉरी, टैक्स ऑडिट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भाई साहब डिडक्शन ऐसी थोड़ा ना मिल जाएगी, तो लिख लो अपने रजिस्टर में, लिख रहे थे तो टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी। और जहां टैक्स ऑडिट लिखते हो ना, ये अंडरस्टूड बात होती है, 1 महीने पहले रिपोर्ट जमा करनी है आपको, पूरी पूरी बात लिखने की कोई बात नहीं है इसमें। सारे टैक्स में आपने जहां जहां टैक्स ऑडिट करा है, तो ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाती है, एंड बिफोर 1 मंथ यू हैव टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट। अगला नया पॉइंट आया जी, आप समझा दीजिए क्या पॉइंट आया। एग्जैक्टली, यू विल मिस द डिडक्शन उस साल। ये भी लिख लो, इफ डिडक्शन नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट्स अंडर सेक्शन 139(1), if the return is not filed, मैंने गलती से बोल दिया होगा, रिटर्न लिखा है, इफ मैं रिटर्न ही बोला था, उन्होंने कैसे रिटर्न लिख दिया फिर? वो ज्यादा ओवर स्मार्ट मतलब नाम इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, ठीक है भाई, ठीक है। नहीं सारे बच्चे ऐसे आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं यार, तो सही बात return is not filed within due dates under section 139(1), reduction will not be allowed. Okay. 139(1) bro, उसके आगे deduction will not be allowed. क्या क्या ये कि आपको ए नाम वाले दिक्कत है। हाँ है। कैसे हो सकती है उनकी गवर्नमेंट नाम को ऐसा है भाई? इन आया नहीं, ये नहीं है। इन आया आइए नहीं वाला एग्जाम्पल पढ़ने वाला। एग्जाम्पल पढ़ना बच्चे एक बार। वही लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल 4, आई मीन पॉइंट नंबर 4 आप समझाएंगे मुझे बेटे, मैंने आपको डेवलप कर दिया, हेवी डेवलपमेंट हो गई, आप छोटे मोटे इंसान नहीं रहे अब आप। फॉरेन एक्सचेंज का पैसा 6 महीने में आ जाना चाहिए, बिकॉज ये जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यू वुड बी अर्निंग इन डॉलर्स, यू हैव टू ब्रिंग दोस डॉलर्स, दैट इज कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, व्हिच इट इज। ये पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, लिख लो ना फिर। assessee should bring the export turnover, प्रॉफिट लेकर आएगा, बस 100 रुपए की सेल है, 10 का प्रॉफिट है, 10 रुपए लेकर आऊंगा। assessee should bring export turnover which is earned in convertible foreign exchange, which is earned in convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of previous year, within a period of 6 months from the end of previous year in which sales were made, in which sales were made. सर 6 months के बाद क्या बोला? क्या आपको यहाँ तक समझ आया? अभी और भी है, 6 पीरियड month के फॉर बाद विच क्या बोला था डिडक्शन इज सर? अवेलेबल, तीनों पॉइंट पढ़िए। पढ़ लिया? पूरा पढ़ना है बेटे, हेडिंग नहीं पढ़नी थी सिर्फ।
पहले 5 साल 100 लगान वो, फिर टी स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? इससे ज्यादा गहरा नहीं जा सकते आप, समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर है? एग्जाम्पल पढ़ी। अब इसके बाद कंडीशन आएंगी, वो रिजर्व का करना क्या है, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, प्लांट मशीनरी खरीदनी है, वो झमेला बेटे अभी। एग्जाम्पल पढ़िएगा। खत्म हो गया, वैसे 5% रह गया वैसे वाला। वही बातें आ रही है ना, अब रिपीट हो रहा है, ठीक है? बस एक चीज है, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर क्लेमिंग डिडक्शन फॉर फर्दर 5 years। वो ये कह रहे हैं, वो जो 11th ईयर से है ना, ठीक है, क्या करना है? तो आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक दो चीजें और है वो लिखाऊंगा, ये आपको ऐसा देखेंगे, एक दो नोट में लिख लेंगे। द अमाउंट क्रेडिटेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व इज टू बी यूटिलाइज। अब आपने रिजर्व तो क्रिएट कर लिया, वो तो करना ही करना है, नहीं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब उसको यूज कैसे करें? क्या लिखा है बच्चे, पहला पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ acquiring plant and machinery which is put to use before the expiry of 3 years following the previous in which reserve was created। भाई तुम्हारा ये अभी पहला साल था, तुमने 100 रुपए का रिजर्व बना दिया। अभी जो 100 रुपए का रिजर्व है, इससे तुमको क्या यूज करना है? मशीनरी खरीदनी है। कितने साल में? 3 साल। बहुत गहरी बात है ये, बट अब एक जनरल समझिए, फ्रॉम दैट रिजर्व यू हैव टू परचेज प्लांट एंड मशीन अंटिल द एक्विजिशन। अब मेरे पास 3 साल है, तो मैं उस पैसे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, रेमिटेंस आउटसाइड ऑफ इंडिया नहीं कर सकता, फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया नहीं कर सकता। लुक, दिस इज योर 11th ईयर। आपके पास एसेट परचेज करने के लिए कितने साल है? 3 साल। इन 3 साल में क्या मैं इस पैसे को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? नहीं कर सकता। क्या मैं कोई एसेट आउटसाइड इंडिया खरीद सकता हूं? नहीं। और मैं बाहर रेमिट भी नहीं कर सकता। क्या आपको यहां तक क्लियर है? ये बात लिखोगे या हो जाएगा? लिखेंगे? लिख लीजिए एक बार। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। इंडिया में तो लेना ही है एसेट, इंडिया में ही प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है ना। अभी एक्सपोर्ट टर्नओवर और उसकी बात भी आएगी, जब यहाँ से सामान जाता है तो शिप का खर्चा आता है। हाँ जी। Until the acquisition, आपको कितना टाइम दे दिया? 3 years following the previous reserve। यानी कि अगर मैं रिजर्व आज बना रहा हूँ तो ये साल छोड़ के आगे 3 साल, पर वो 3 साल तक जब तक मैं एक्वायर नहीं करता, मैं इस 100 रुपए को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, रेमिट नहीं कर सकता। नहीं, 3 साल में तो 3 साल में आपको खरीदेंगे, 3 चीजों में यूज नहीं। 3 साल अगर आपने नहीं करा तो वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा, सारे पूरा लिखना है। हाँ लिख लो। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे मैडम आप? ऐसा हो रहा होगा, देखा होगा कि ये चीज है, सरकार ने बनाया है। हाँ यार, मतलब वो इन पर्पस के लिए नहीं कर सकते, बाकी तुम सैलरी दे रहे हो स्टाफ को, वर्किंग कैपिटल के यूज कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट ओनर ने बांट दिया। समझ रहे? ऐसी क्या हो रहा है ये भाई? मालिक में क्यों बढ़ रहा है भाई? डिविडेंड क्यों दे रहे हो? हाँ एग्जैक्टली, और सिर्फ उतना ही है, 50% ही है जितने का रिजर्व फंड। इतना डिटेल्ड आता नहीं है, लेकिन अभी अगर बन रहे नोट्स तो मतलब सही है कि आप बना लेंगे तो सही।
सुरेश जी थक गए बहुत ज्यादा। ऐसे पोडियम तो नहीं खींच के गिरा देगा ना, ये सोच रहे ऐसे करते करते। हाँ नहीं नहीं, अच्छा बच्चा है ये, ऐसे तोड़ता नहीं है। लिख लिए बच्चे? ये बस ये करो रे, आपके चक्कर में लेट होता जा रहा है, मैं तो फटाफट करा रहा हूँ बच्चे। यार करण जी कितनी फोटो खींचोगे? ओ माय गॉड। और कितना बचा था बड़ा है, आई कैन अंडरस्टैंड। आप तो कह रहे 2:55 में खत्म हो जाएगा। नहीं यार है यार, मतलब डेटा तो है, मतलब अब तो खत्म ही ऑलमोस्ट। अगर मिस यूटिलाइजेशन होगा तो आप ये समझ रहे हो कि वो जो भी आपको डिडक्शन मिली थी वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो लिखने का भी आप रीड कर लेना, सिर्फ ऐसा लिखने का भी जरूरी नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ कॉन्सिक्वेंसेस जैसे ही वो 3 साल खत्म हो जाएंगे, या अगर आपने मिस यूटिलाइज कर दिया तो जो भी आपको डिडक्शन मिली थी, ठीक है, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये वाला आपको फॉर्मूला याद आ रहा है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? कोई बात नहीं, तो आगे वाला पढ़वा दूंगा फिर, ठीक है, क्वेश्चन मत करिए। अरे बच्चे बताए थे गिनने की आदत है मैं। यार मुझे पता है, बट अब है बड़ा, तो क्या कर सकते हैं भाई। अच्छा, आप ना एक्सपोर्ट टर्नओवर जब लेते हो कि आपने बेचा, तो आपको पता है जब आप कस्टमर को बेचते हो तो शिप का खर्चा भी आता है, फिर ना कुछ टेलीकॉम चार्जेस और इंश्योरेंस, तो ये आपको नहीं लेना। मैं एक नोट लिखवा देता हूँ, एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर। भाई जब मैं एक्सपोर्ट में नहीं ले रहा तो टोटल में कैसे गिन लूंगा उसको? देखिए आप लैंग्वेज लिख लीजिए, एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर does not include export turnover, and total turnover does not include freight। 3 नाम अलग से लिख लेना, नाम याद होने चाहिए आपको ये वाले, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, कंसान, ये नहीं लेंगे अभी, क्वेश्चन देखेंगे एक बार। एंड थर्ड इज इंश्योरेंस। कोई दिक्कत? सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन पढ़िएगा एक बार और बताइएगा क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, और वैसे लास्ट खत्म हो जाएगा बस, 10 खत्म है आप। जो भी फॉर्म सर के आपको सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करा है ना, वो भी सॉफ्टवेयर बात है, वो चीज हम्म, क्या ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करोगे ये भी एलिजिबल बिजनेस है? हाँ। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है बच्चे? कुछ नहीं करना आपको रिस्ट्रिक्शन का, कुछ नहीं करना आपको इसका। आपके सामने आ गया जी सवाल, और बस फिर आपका 10 AA खत्म है जी। क्वेश्चन देखिएगा एक बार, खुद से सॉल्व करिएगा।
आंसर दिखाऊं इसका? टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए लोकेटेड इन एससीजी और एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ ए रिसीव्ड इन इंडियन कन्वर्टेबल एक्सचेंज। एक बार इसको रीड कर लेना। तो टोटल टर्नओवर कितना ले रहा है ये? 100। अगर आप देखोगे टोटल टर्नओवर 100 है, लेकिन एक्सपोर्ट का कितना है? एक्सपोर्ट टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं, हाँ 50। और प्रॉफिट कितना था आपका? 30। तो अगर 30 रुपए 100 पर है तो 50 पे कितना हुआ? 15 हो गया। ठीक है, पर आपका ये ईयर जो होगा वो 2019-20 था, तो हाँ 5th ईयर के आगे वाला होगा, तो इसलिए 7.5 लाख सार। क्या हुआ? तेरा टोटल टर्नओवर देख, सबसे पहले समझ यूनिट ए का टर्नओवर कितना है? 100। और देखो प्रॉफिट कितना है उससे? 30 का। तो उसके बाद तू देख रहे एक्सपोर्ट टर्नओवर, देख ऊपर लिखा था टोटल टर्नओवर, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर वो अलग है। ठीक है, ऑफ रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑनर, तो वो कह रहे इतना टर्नओवर जो कि एलिजिबल था वो 50। वो लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था। रही बात यूनिट बी की, वो तो भाई एलिजिबल ही नहीं है, वो तो डीटीए में बेचता है। ठीक है, सो इट इज लाइक 30 इज अर्नड ऑन 100, हाउ मच ऑन 50, और फिर उसका तूने फर्दर 50%। क्लियर है? क्योंकि लैंग्वेज में क्या लिखा था यहाँ पर? टोटल टर्नओवर, और ये वाला क्या था? एक्सपोर्ट टर्नओवर। क्या ये क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो सर जी 10AA आपका सारा का सारा खत्म है सर। खत्म हो गया, बस 2 मिनट के लिए। बोल दो ना। अब सही सही टाइम बता दो, अब तो 10 खत्म हो गया। मैंने टर्न बच्चे क्लास छोड़ के जाने के रेडी हो गए। सबके अपने अपने कर्म है। मेरे कर्म में भगवान ने भेजा कि पढ़ाने, मैं तो पढ़ाऊंगा। अभी पहले ये तो खत्म करने दो। नहीं अभी नहीं हुआ। आपको मैं एक चीज बोल रहा हूँ, एक ना 80AC सेक्शन है, ये नोट से भी स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था, पर मैंने भी ये बोला नहीं है। बस आप सिर्फ हेडिंग पढ़ो, 5 मिनट का रह गया, कुछ भी नहीं। ठीक है, 80AC की हेडिंग पढ़ोगे एक बार? अब एक बार रीड करिए बस एक बार 80AC की। वो ये कह रहे हैं कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम भरनी मैंडेटरी है टू क्लेम डिडक्शन, पर वो कौन से सेक्शन है? हमने इतने सारे सेक्शन करे, क्या सबके लिए रिटर्न भरनी जरूरी है? नहीं। अब देखिए कौन से सेक्शन, मतलब इन सेक्शंस की डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप रिटर्न भरते हो। अगर आपने रिटर्न मिस कर दी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। 80IA, IB, IAC, IB, IBA, ये सब आपको कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन कुछ सेक्शन अब आपको दिख रहे होंगे, डबल जे, डबल ए और क्यू क्यू बी है, आर आर। तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी सेक्शंस की डिडक्शन तब भी मिल जाती है इफ यू डोंट फाइल द रिटर्न, लेकिन ये 3 सेक्शन आपको पता होने चाहिए, तभी मिलेगी जब आपने रिटर्न भरी होगी। तो यहां तक क्लियर है बच्चे? इलस्ट्रेशन नंबर 1 और फिर खत्म है बात। क्या बोल रहा है ये? देखो, मैं तो, मेरे से भी नहीं पढ़ा जा रहा, आप पढ़ो, मैं हेल्प करो, मैं पढ़ाता हूँ। उसकी आवाज नहीं है यार। हाँ, ये गलत बता रहा है मुझे। एक हाँ तो फॉल्स ही होगा ना, सही है। वो यही कह रहे हैं ना, फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन द ड्यू डेट इज नॉट रिक्वायर्ड, नो इट इज रिक्वायर्ड। कौन सा पॉइंट कह रहे हो आप? फाइलिंग ऑफ, हाँ, विल डी बार, अगर आप 139(4) भरते हो तो आपको डिडक्शन मिल सकती है? नहीं मिल सकती। आप सेकंड पॉइंट अगर देखोगे, कौन से सेक्शन की डिडक्शन है? क्यू क्यू बी, तो 139 1 में ही भरना होगा ना। अगर आप 139(4) में भर रहे हो, इट विल डी बार यू फ्रॉम क्लेमिंग द डिडक्शन, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मुझे बताइए, कोई दिक्कत? इसके अलावा आपको और कुछ नहीं बचा बच्चे। रिडक्शन चैप्टर आपका पूरा का पूरा खत्म। तो इतना रखते हैं सर जी। और अब कितने बजे आओगे? लग नहीं रहा हिम्मत रहा। वही सोच रहा हूँ, अब तो ज्यादा हेवी हो जाएगा।